शफ़क़त साहब, बहुत खूबसूरत टर्म आपने इस्तेमाल की अपने तारुफ़ के अंदर, मट्टी का बेटा। तो शफ़क़त साहब, हमारे सामाईन को ज़रा ये बताइए कि ये जो सूबा बहावलपुर की तहरीक है, पहले तो ये बताएं कि सूबा बहावलपुर जो था ये ख़त्म कब हुआ, इसके लिए क्या जद्दोजहद की हमारे दीगर बुज़ुर्गों ने इसके ख़त्म होने के बाद, और वो जो 1 यूनिट का क़याम और फिर उसके बाद उसको टूट जाना और सूबा बहावलपुर की का बहाल ना होना, रियासत का पाकिस्तान के अंदर ज़म होना, और इस हवाले से आप जो गुज़िश्ता कई सालों से आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, नज़र भी आ रही है, ज़रा इस पर डिटेल से हमारे सामाईन को बताइए। सर, बहावलपुर की जो एक रियासत की हैसियत थी उसको समझाने के लिए मैं आपको ये सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक मिनी पाकिस्तान था। यहाँ की कौमी ज़ुबान उर्दू थी। ये एक फ़लाही रियासत थी। हैदराबाद दक्कन के बाद ये दूसरी अमीर तरीन रियासत थी, और ये वाहिद रियासत थी जहाँ पर अंग्रेज़ की अमलदारी नहीं थी। यहाँ के नवाबेन जो थे वो अपने मामलात में ख़ुद मुख्तार थे। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हर तरफ से मायूस हो गए, उनको अपनी बीमारी का भी जो था वो पूरा एक इदराक था, और जो उन्होंने एक बड़ा लफ्ज़ कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, और वो इदराक उन्हें पाकिस्तान बनने के बाद नहीं हुआ था, पहले भी हो गया था। तो इस सारी मजमूई सूरत हाल में जब वो इंतहाई मायूस हुए तो नवाब बहावलपुर सर सादिक ख़ान ने उन्हें एक ऑफ़र की कि जी, अगर आपको कहीं पाकिस्तान बनता हुआ नज़र नहीं आता तो आप बहावलपुर में आके अपना झंडा लगाएं, ये आपका पाकिस्तान है। रियासत जो थी वो मर्ज हुई है 5 अक्टूबर 1948 को, और उस वक्त के जो थे वफाक की तरफ से जो है मुआहदा हुआ नवाब साहब के साथ। उस मुआहदे के तहत रियासत के जो दिफा, मालियात, अमूर ख़ारजा और मवासलात, ये तमाम शोबे तफवीज़ कर दिए गए वफाक पाकिस्तान को, और एक मुआहदे के तहत जिसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि ये सारे महकमे वफाक ले लेगी और वफाक रियासत बहावलपुर को बतौर सूबा ट्रीट करेगी, विल ट्रीटेड एज़ ए प्रोविंस। उसमें सारे मामला जो प्रोविंस के होते हैं वो उसमें वाज़ेह लिखे हुए हैं एग्रीमेंट के अंदर। 1951 में इसकी दस्तूर साज़ असम्बली जो है, दूसरी दस्तूर साज़ असम्बली, उसने इसको सूबे के दर्जा दिया, और उस पर अभी एक मुआहदा हुआ। 1952 में हमारे यहाँ पर इंतख़ाबात हुए। पूरे मुल्क में जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो यहाँ पर भी मुस्लिम लीग का जो हमायती ग्रुप था उसने इंतख़ाबात में हिस्सा लिया, और मखदूम हसन महमूद जो है वो इसके पहले वज़ीर आला मुंतखब हुए। चौधरी फरजंद अली इसके पहले स्पीकर थे, और मौजूदा जो हमारे वफाकी वज़ीर है तारिक बशीर चीमा साहब, उनके वालिद डिप्टी स्पीकर रहे 1 साल। ये इसमें बड़ी एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस असम्बली ने 3 बजट पेश किए। उसमें से 2 बजट जो थे वो सरप्लस थे। यानी पहला बजट जो था वो हमारा 14.5 करोड़ का था, हमारे अखराजात 12 करोड़ के थे, और 2.5 करोड़ रुपये हमारी बचत थी। दूसरा बजट भी हमारा सरप्लस था। तो ये इसकी खुशहाली की जो थी एक मैं आपको इस मिसाल से हम समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग, ये सूबा अपने वसाइल के हिसाब से कितना फर्टाइल था। उस वक्त सतलुज वैली प्रोजेक्ट भी बड़े अपने भरपूर अंदाज में काम कर रहा था। सर्विसेज यहाँ पे बड़ी थी। पूरे हिंदुस्तान से जो फर्टाइल ब्रेन था वो यहाँ माइग्रेट करके आया था। तो सब लोग अपने अपने शोबा जात में जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जिसकी वजह से ये खित्ता तरक्की कर रहा था। तो इसी दौरान मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान कुछ सियासी मामलात पे कुछ इख्तलाफात पैदा हुए। अहले मशरक़ी पाकिस्तान का ये क्लेम था कि जी, हम सारा मशरक़ी पाकिस्तान एक यूनिट है, हम आबादी में भी आपसे ज़्यादा है, 51% है, और मगरबी पाकिस्तान जो 49% है, इसके चार इसके सूबे हैं, और उन 4 सूबों को, जिसमें सिंध, पंजाब, बहावलपुर और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, इनको अपने सूबाई असम्बलियों के हिसाब से भी नशिस्तें मिलती थीं, और इन्हें वफाक के अंदर भी सीटें मिलती थीं। तो जिसकी वजह से उनका सियासी इस्तेहसाल हो रहा था। तो चौधरी मोहम्मद अली साहब उस वक़्त एक वज़ीर आज़म बने। उन्होंने एक फार्मूला दिया, 1 यूनिट का फार्मूला, जिसके तहत मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबों को जो है वो एक 1 यूनिट में तश्कील दिया गया, और उसमें ये बात लिखी गई कि जब भी 1 यूनिट को ख़त्म किया जाएगा तो इसके जो 4 सूबे हैं, सिंध, बहावलपुर, पंजाब और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, तो इनको इनकी हालत में बहाल कर दिया जाएगा। 1970 में याह्या ख़ान ने
एक LFO मुतारिफ़ करवाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसके तहत उसने ना 2 बददियानतियाँ की इस मुल्क के साथ, और उन 2 बददियानतियों में से एक तो इतनी मोहलिक और इतनी फाश गलती थी कि उसका नतीजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। नंबर 1, बहावलपुर सूबे को बहाल नहीं किया। नंबर 2, बलूचिस्तान जो कि वफाक के ज़रिए इंतज़ाम एक इलाका था, ट्राइब एरिया था, उसको सूबा बना दिया गया। अब बहावलपुर ने तो उस ज़्यादती को बर्दाश्त कर लिया। इसकी जो तहरीक बहाली सूबा चली उस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं बलूचिस्तान वाले मामले पे ख़ुसूसी तौर पे बात करना चाहता हूँ। आज तक हमारे किसी दानिश्वर ने इस पर बात नहीं की और ना ही कोशिश की है बात करने की। अगर 1970 में बलोच आवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स इन्होंने ये सूबा बनाया है, तो उसका फ़ायदा इन्होंने वहाँ के चंद ट्राइब्स जो सरदार थे उनको दिया है, जिसका नतीजा यह निकला कि 1970 से लेकर अब तक वहाँ से बलोच जो हैं वो पंजाब की तरफ हिजरत कर रहे हैं। वहाँ पर एक माफिया पैदा हो गया जिसने अपनी ताकत को इस हद तक बढ़ा लिया कि वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो मजबूर होकर उन्होंने बगावत की तरफ वो चले गए। और उसका जो नुकसान हमें ये हुआ कि उन बागी अनासिर को, उन ठुकराए हुए लोगों को, वो लोग जो सरदारों के जुल्म का शिकार थे, उन्हें हाईजैक कर लिया हिंदुस्तान ने। आज वहाँ पे BLA काम कर रही है और बहुत सारे इस तरह के हम बागी ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो ये याह्या खान का वो एक इंतहाई गैर संजीदा और गैर सियासी फ़ैसला था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक बर्निंग उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो हम आते हैं वापस बहावलपुर सूबे की तरफ। तो 1970 में जब ये ऐलान हुआ तो उस वक़्त 1969 का एंड चल रहा था, ये नवंबर दिसंबर, जब ये बातें आना शुरू हुई कि जी ये सारे प्रोविंस को जो है वो रिस्टोर किया जा रहा है और बहावलपुर को रिस्टोर नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर जो उस वक्त के हमारे सियासी रहनुमा थे उन्होंने एक बैठक बुलाई अहमदपुरी दरवाज़े के अंदर, और वहाँ पर पहला इजलास हुआ और उसमें यह तय पाया, ये दिसंबर 1969 की बात है, कि जी अगर बहावलपुर सूबे को बहाल नहीं किया जाता तो हम अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे और हम एक सियासी जिद्दोजहद जो है वो करेंगे। सब लोगों का इस पर इत्तफाक हुआ। LFO में वाज़े तौर पर उन्होंने बहावलपुर को एक डिवीज़न का दर्जा दे के सूबा पंजाब में जो है वो शामिल कर दिया। फिर 1970 से जो हमारी तहरीक शुरू हुई, उस तहरीक को उस दौर के जितने भी लोग थे उसमें से हमारे सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी थे, याह्या खान की बाकियात के लोग भी थे। तो यहाँ पर लाठी चार्ज, फायरिंग, आंसू गैस जैसे जो है वो मामलात किए गए, अवाम पर जुल्म तशद्दुद की एक इंतहा की गई, जिसके नतीजे में 2 शहादतें हुई, हाफिज़ शफ़ीक और अज़ीम दाद पोतरा, 2 लोग शहीद हुए, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए और कोई सैकड़ों के करीब लोग ही जो थे वो जेलों में बंद किए गए और काफ़ी अर्सा ये मामला चलते रहे। उससे पहले जब ये तहरीक चली तो जब इलेक्शन हुए, यहाँ पर इंतखाबात भी हुए, उन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को बहावलपुर में कोई नशिस्त नहीं मिली। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि भुट्टो साहब का जो एक फ़लसफ़ा था जो उन्होंने दिया, ये पूरा खित्ता शुरू से ही इस्लाम पसंद खित्ता रहा है। इस्लाम की आबियारी यहाँ होती रही है, रेशमी रुमाल की तहरीक यहाँ से चली है। और अगर आप पूरे बरसगीर को देखें तो जहाँ जहाँ पर मजहबी या इल्मी इदारे बने हैं तो वो इस रियासत की वहाँ पर माली मामलत शामिल रही है। तो उस वजह से यहाँ पे लोगों ने अपने बहावलपुर सूबे के हक़ में फ़ैसला दिया और 1970 का जो इलेक्शन था वो एक रेफरेंडम था कि जी हम कोई जो है वो डिवीज़न नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ अपना बहावलपुर सूबा जो है उसकी बहाली चाहते हैं। इस इंतखाबात के बाद जब ये वाज़ेह फ़ैसला दे दिया आवाम ने कि जी बहावलपुर के लोग बहावलपुर सूबा की बहाली चाहते हैं, और उस 1970 के इलेक्शन में मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे वो वाज़ेह अक्सरियत में थे। तो अमूमन पार्लिमानी निज़ाम में यही होता है कि जिस पार्टी की ज़्यादा नशिस्तें होती हैं वज़ारत का कलमदान उसी के सर पे उसी को मिलता है। तो यहाँ से निज़ामुद्दीन हैदर और बाकी नूर मोहम्मद हाशमी साहब, अल्लामा अरशद, ताबिश अलवरी और जितने भी यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस थे, ये सब लोग बाय एयर ढाका गए शेख मुजीब को मिलने के लिए कि जी एक तो ये सूरत हाल जो भी है, आपके पास अक्सरियत है, आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो हमारा ये सूबे का मसला है, तो हमें इस पर आपकी हिमायत दरकार है। जब ये वहाँ गए, उनसे बात हुई तो उनके भी इल्म में था कि एक मसला हुआ है, तो उन्होंने इस पर बड़ी पॉजिटिव बात की कि जी आपका सूबा था, ये आपको मिलना चाहिए, वैसे भी आपके रियासत की खिदमत है पाकिस्तान के लिए। तो
तो ये लोग जब वापस आए तो भुट्टो साहब ने इस चीज़ को बड़ा मनफी अंदाज में लिया। भुट्टो साहब इक़्तिदार में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और वो हमने फिर देखा कि वो जिस हद तक भी गए कि उन्होंने पूरा मुल्क तोड़ दिया सिर्फ अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए। और जहाँ उन्होंने एक तरफ मुल्क को तोड़ा, उसी के साथ उन्होंने दूसरा नुकसान बहावलपुर को पहुँचाया कि इस सूबे को बहाल नहीं होने दिया। और सुबह जब उनको हुकूमत मिली तो फिर उन्होंने पै दर पे ऐसे इक़दाम किए कि हमारा नूर महल हमसे ले लिया, दरबार महल हमसे ले लिया, हमारे जो नवाबेन के ज़मीन और जायदादें थी उन पर कदगन लगा दी, उनकी फ़रोख्त पर मसले अपने खड़े कर दिए। तो वो एक जुल्म और तशद्दुद की एक नाइंसाफ़ी की एक तवील दास्तान है, और उसी का नतीजा है कि आज तक पीपल्स पार्टी को यहाँ से कभी भी सियासी हवाले से वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकी। तो तहरीक अब भी जारी है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने 2009 में आकर इसको एक असर नो इसको किया। उससे पहले 1970 के जो इंतखाबात हुए उसके बाद जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में इसको वाज़ेह तौर पर लिखा कि बहावलपुर सूबा जो है वो बहाल होना चाहिए, और जमात इस्लामी इसकी जो है वो इस जद्दोजहद पर यकीन रखती है। इस तरह तहरीक इस्तक़लाल ने इस मुतालबे पर जो है वो 1970 से अब तक एक बड़ा अपना खुला डुला और वाज़ेह मौक़िफ़ जो है हमारी हमायत में जो है वो दिया हुआ है। बाकी सियासी पार्टियों ने भी वक्तन फ़वक्तन इस पर बात की है। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से बहावलपुर सूबे के क़याम की मुखालिफ है, तो वो जनूबी पंजाब की बात करती है या सराइकी सूबे की बात करती है। पीपल्स पार्टी की चूँकि सियासत ही सिंध कार्ड पे है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो सियासत करती है, तो वो यहाँ इस खित्ते में भी सराइकी बुनियादों पर जो है वो एक नफ़रत का बीज बो कर जो है इस मुतालबे को ज़िंदा रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में एक करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर करवाई थी। उस करारदाद के से जो है हमारे इस सूबे के मुतालबे को मज़ीद तक़वियत मिली है। अभी रिसेंटली जब तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सूबे पर काम कर रही है, कुछ जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीट के भी पेशरफ्त हुई है, तो इस दौरान भी 2-3 करारदादें जो हैं वो आ चुकी हैं। हिना भट्ट साहबा हैं MPA लाहौर से, उन्होंने इस पर एक रिक्वेज़ेशन जो थी वो पंजाब असम्बली में मूव की है। तो तहरीक चल रही है, हम बतौर कारकुन इसमें शामिल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये मुतालबा हमारा बार बार दोहराया भी जाता रहे। इसके लिए हम जलसे भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, सड़कों पर भी आ जाते हैं। दस्तखत बहुत हमने शुरू की हुई है। जो हमारे ख़ित्ते के नुमाइंदा अफराद हैं तमाम शोबा ज़िंदगी के, उनसे हम मुलाकातें करते हैं। उनके ज़रिए से हम चाहते हैं कि हमारा ये मुतालबा जो है ईवान में डिस्कस हो। और इस वक्त जनूबी पंजाब के सूबे पर जो अमल नहीं हो रहा, उसमें हमारी कामयाबी हम ये समझते हैं कि हमारा चूँकि एक मबनी बर हक़ मुतालबा है और इसका प्रेशर है गवर्नमेंट पर। अगर गवर्नमेंट वैसे चाहे जब जो कुछ मर्ज़ी कर ले, अगर वो बेयक जुम्बत से कलम बहावलपुर सूबे को ख़त्म कर सकती है और एक नया सूबा बना सकती है, जिस तरह अभी इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का दर्जा दिया है, तो ये चाहें तो जनूबी पंजाब का सूबा फ़ौरन बना सकते हैं। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ये समझती है, हमारे इदारे ये समझते हैं कि साउथ पंजाब के अंदर बहावलपुर की जो डोमेन है, जो बहावलपुर डिवीज़न का जो इलाका है, यहाँ के लोगों का जो है वो मुतालबा और है, ये जनूबी पंजाब में नहीं आना चाहते। फिर सराइकी सूबे में भी हम लोग शामिल नहीं होना चाहते। तो हमारे इस मुतालबे की जो एक इसका जो वज़न है, जो इसके पीछे लोगों का एक पूरा एक वेट है, जो उनकी हमें सपोर्ट हासिल है, उसकी वजह से भी वो इतना बड़ा स्टेप लेने से जो है वो हिचकिचा रहे हैं। हमें किसी नए सूबे बनने पर कोई एतराज़ नहीं है। पंजाब इस वक्त 63% आबादी है पूरे पाकिस्तान की। बाकी 3 सूबों को आप देख लें तो वो कितनी बनती होगी। तो पंजाब को तकसीम होना चाहिए, सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए कि सिर्फ कराची ही जो है वो हमें वहाँ तरक्की नज़र आती है, और जो अंदरून सिंध या ज़ेरी सिंध जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पर 200-200 किलोमीटर की हदूद में हॉस्पिटल ही कोई नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि शहबाज के अंदर के मज़ार पर जो बम धमाका हुआ, तो उस वक़्त 200 किलोमीटर की हदूद में कहीं कोई तहसील हेडक्वार्टर का मरकज़ सेहत नहीं था। तो वहाँ पर ये हालत है। ज़ेरी सिंध, अंदरून सिंध को एक अलग से सूबा बनना चाहिए। बलूचिस्तान आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है, कहाँ कोटा है, कहाँ गवादर है, तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा फासला है। लोग कोयटा से गवादर नहीं जा सकते, कोटा से कराची आकर जो है वो जाते हैं गवादर। तो वहाँ पर कुछ इस तरह की पेशरफ्त होनी चाहिए। पंजाब के अंदर पोठोहार के लोगों का एक मुतालबा था, बाबा यूसुफ इस पर बड़ा काम करते रहे हैं। अभी शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया गया है।
मैं ये समझता हूँ कि उनको अलग अलग सूबे का दर्जा देना चाहिए, ताकि वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे जो है लोगों को सहूलतें मिलें, वहाँ के मकामी लोगों को नौकरियाँ मिलें। अगर हम आज बहावलपुर सूबे को रिस्टोर करते हैं तो हमारे इस पूरे खित्ते में 50,000 से 1 लाख के दरमियान नई नौकरियाँ जनरेट होंगी। तो ज़ाहिर है उस नौकरियों में जहाँ बाकी सूबों का कोटा होगा तो ज़्यादा फ़ायदा तो हमारे लोगों को होगा ना। इस वक्त हमारे, बल्कि अभी अगले हफ्ते ईद आ रही है, तो अगर आपने ख़ुद भी बड़ा अरसा बाहर गुजारा है, फैसलाबाद में, लाहौर में, आपने देखा होगा कि ईद के दिनों में हमारे बहावलपुर डिवीज़न भर के जो बच्चे हैं, जो सारी पूरा साल वहाँ जॉब्स करते हैं, सिर्फ ईद पे जो वो घर आते हैं, तो वो जिस हालत में और जितने किराया भर के यहाँ पर आते हैं, वो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस खित्ते के लोगों के साथ, कि अगर 1,000 रुपये किराया है लाहौर का बहावलपुर से, तो ईद की रात जब उनको सवारी वहाँ से नहीं मिलती तो वो 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भर के टैक्सियों पे और छोटी गाड़ियों पे वो अपने घरों में पहुंचते हैं। और वो पहले इसलिए नहीं आ सकते कि उनको छुट्टी नहीं मिलती या उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती। तो हमारा ये जो फर्टाइल ब्रेन है, हमारी जो यहाँ की अफरादी क़ुव्वत है, वो फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में जाकर मजदूरियाँ करते हैं और इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं। अगर एक बच्चे ने अगर एसोसिएट इंजीनियरिंग का कोर्स किया है या एक बंदे ने बीएस इंजीनियरिंग की है और उसको बहावलपुर में या उसके नियरेस्ट कहीं जॉब नहीं मिलती और वो नौकरी करने के लिए जो है वो सफ़र करता है 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर, और फिर वहाँ पर जो उसकी ज़िंदगी गुजारने का अगर आप उसको अंदाज़ देखें तो वो कोई हाइजीन ज़िंदगी वहाँ पर नहीं गुजार रहा होता। वो बाज़ार की गंदी मंदी खुराक खाता है वहाँ पर। वो एक कमरे में 8-8 लोग रहने पर मजबूर होते हैं, जहाँ पर 2 अफराद को रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम सेविंग कर लें, अपने घर वालों के लिए कुछ जोड़ लें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर लें। तो ये एक तवील दास्तान है जुल्म की, इस्तेहसाल की, जो हमें मोटिवेशन देती है कि हमने अपने सूबे के लिए बात करनी है, हमने अपने लोगों के लिए बात करनी है, हमने इस खित्ते का सोचना है, हमने इस खित्ते के रहने वाले लोगों के हकूक़ की बात करनी है। तो उसी लिए हम बहावलपुर सूबे की बात करते हैं, बहावलपुर सूबे का मुतालबा हम करते हैं। इंशाल्लाह जब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचते, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।